हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी से संबंधित प्रैक्टिस सेट, है ना। BSSC से रिलेटेड क्या है, अभ्यास प्रश्न पत्र, और ये 15 है। और ये दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये किसका है, तो ये ज्ञान धारा प्रकाशन का है। इसका है ज्ञान धारा पब्लिकेशन का है। और इसमें टोटल 75 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को हल करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट स्कोर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा दोस्तों आज का पहला प्रश्न है तबकात ए अकबरी, है ना। पहला प्रश्न क्या है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन है अब्बास खान शेरवानी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शाहजहां। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, निजामुद्दीन अहमद होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्या है, विठोबा भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, है ना। विठोबा शक्ति भक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नामदेव। आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात 14 दिसंबर को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों ये काफ़ी बार ये जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखें। ये भाग से संबंधित क्वेश्चन है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो है दोस्तों आपका भाग 2 में। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। साथ ही साथ दोस्तों नागरिकता की बात करें तो ये तो भाग 2 में है ही, और साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहीं भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन में किया गया है। उसी प्रकार हम लोग अगर बात करें भाग 3 की, है ना, भाग 3 की, तो भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। भाग 3 में वर्णन किया गया है आपका मूल अधिकार का। किसका वर्णन किया गया है, मूल अधिकार का। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का जिक्र है ना। और उसी प्रकार भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में किसका संबंध है, भाग 4 का संबंध है नीति निर्देशक तत्व से, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और इसका जो अनुच्छेद इसमें जो अनुच्छेद है दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है ना। हमारा अगला प्रश्न है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों महाधिवक्ता, है ना। संविधान, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, है ना, क्या करता है कि जो भारत के राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी की बात करें, है ना, महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो बांग्लादेश की बात करें दोस्तों, है ना, बांग्लादेश की बात करें तो ये भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा साझा करता है। तो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर के साथ भारत के राज्यों के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है। और ये कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है ना। तो इसमें से कौन से राज्य आपको जो है करा है कि इनमें से कौन से राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात नागालैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी है केंद्रा तट, सी है कोंकण तट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात मालाबार तट, है ना। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार हम लोग अगर बात करें दोस्तों, क्या बात करें कि गुजरात, है ना, गुजरात से लेकर के कहाँ तक कि गोवा तक का तटीय क्षेत्र,
तो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानते हैं दोस्तों कोंकण तट के नाम से। किस तट के नाम से जानते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किसको? गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को हम लोग कोंकण तट से के नाम से जानते हैं। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र को केनरा तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? केनरा तट के नाम से जानते हैं दोस्तों। केनरा तट के नाम से जानते हैं। किस कौन सा तट? केनरा तट। केनरा तट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार फिर केनरा, ये आपका जो मंगलुरु तट से और कहाँ तक? कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अप्रैल 2022 में फ्रांस में स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा दिया गया है इस सूचकांक में भारत जो है 150वें स्थान पर है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है ना, और उससे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन क्या है सही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा कथन सही है ना। जब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि इस सूचकांक में कुल 180 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था नॉर्वे को और भारत का स्थान कौन सा था? 150वां था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है आपका 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात 2016 में, है ना। 2016 में कब हुआ था? तो 1 मई 2016 ईस्वी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है जैमिनी, बी है कपिल, आपका सी नंबर है गौतम, डी नंबर है बादरायण। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? पूर्व मीमांसा या मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक जो है, प्रतिपादक जो है वो जैमिनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बारेंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वो कौन सा गुप्त क्रांतिकारी संगठन था? तो वो है दोस्तों अनुशीलन समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? हमें पहचानना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। कहता है इंडोनेशिया की दिया गया है 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। ये हमारा सही तथ्य है। दूसरा, इस देश की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगी। ये भी सही है। सी है आपको दोस्तों नुसंतारा पूर्वी किलिमंतन क्षेत्र में स्थित है जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। ये भी सही है। डी है दोस्तों नई राजधानी का विकास जो है 3 चरणों में किया जाएगा। ये गलत है ना। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो चलिए दिया गया है, देखते हैं। यहाँ एक तरफ से सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, हमें मिलान करना है। तो जैसे दिया गया है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का क्या हो जाएगा? गदर पार्टी के यहाँ देखें लाला हरदयाल है। क्या है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संबंध किससे है? लाला हरदयाल से है, अर्थात ए का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए का 4। ऑप्शन में देखिए दोस्तों ए का 4 सी नंबर में है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा सी। अब और मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। बी का 1 यानी लाहौर षड्यंत्र का संबंध किससे है? जतीन्द्र दास से है। उसी प्रकार काकोरी षड्यंत्र का देखेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। और चटगांव शस्त्रागार हमला देखेंगे तो इसका संबंध सूरसेन से हो जाएगा। चलिए इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है द नेसेट, है ना, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है हुल या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हुल या संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सिद्धो और कान्हो थे। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा सदस्यों द्वारा,
जनता के द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा या निर्वाचित सांसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? आपका ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, विधि आयोग, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात संसद, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? गांधार कला शैली की बात करें, है ना, तो गांधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात इंडो ग्रीक है। अब इस शैली को, है ना, बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। गांधार कला शैली को क्या कहा जाता है? बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। और इसका सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? गांधार कला शैली का सर्वाधिक विकास जो है किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। और आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में कुषाण काल का काल अवधि बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? आपका ऑप्शन ए है नामीबिया, बी है कांगो, सी है सूडान और डी है सहारा मरुस्थल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? सहारा मरुस्थल, है ना। बद्दू जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? सहारा मरुस्थल में निवास करती है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और उसी प्रकार सूडान की बात करें तो सूडान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सूडान में पाई जाती है दोस्तों नूबा जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? नूबा जनजाति पाई जाती है। उसी प्रकार आप लोग बता सकते हैं कि नामीबिया में या फिर आपका क्या है कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए मैं एक आपको और बता देता हूँ। कांगो बेसिन में जो जनजाति पाई जाती है उसे कहते हैं पिग्मी। कौन सी? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति। आप लोग बताएंगे कि नामीबिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेचीफू सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो नेचीफू सुरंग जो है दोस्तों वो है आपका उत्तराखंड राज्य में, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? इसका जो सही जवाब है दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क में। और पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कस्तूरी रंगन समिति, बी है चलैया समिति, सी है तेंदुलकर समिति, डी है नरसिम्हन समिति। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात नरसिम्हन समिति। बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित समिति है नरसिम्हन समिति। उसी प्रकार चलैया समिति की बात करें तो चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से। कर सुधार से है। उसी प्रकार हम बात करें दोस्तों कि कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। और उसी प्रकार हम बात करें तेंदुलकर समिति के में, इसका बाद दोस्तों तेंदुलकर समिति की बात करें तो क्या है उसका संबंध? भारत में निर्धनता का आकलन से है ना। किससे संबंध है? भारत में निर्धनता का आकलन से है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो सही जवाब था क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी था नरसिम्हन समिति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काबर ताल आर्द्रभूमि अर्थात काबर झील किस राज्य में स्थित है? तो काबर झील की बात करें दोस्तों तो वो है, जानते हैं हम लोग कि बिहार राज्य में स्थित है। काबर झील कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काबर झील जो है बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। 22वें आईफा अवार्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। हमें दिया गया है कि 22वें जो आईफा अवार्ड है उस पर क्या करना है? विचार करना है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि 3 से 4 जून 2022 के मध्य यह अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ। दूसरा है इसमें फिल्म शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तीसरा है विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। चौथा है कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, है ना। चलिए इसमें और देखते हैं। नीचे में दिया गया है प्रश्न कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा
या कौन से कथन सही है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ये चारों सही है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सन 1813 ईस्वी में, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा में सुधार के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। और इस अधिनियम के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 1 लाख रुपये व्यवस्था करने के लिए किया गया था। किस लिए, तो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का व्यवस्था किया गया था। कब किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में एस मुंद्रा को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया दोस्तों, एस मुंद्रा को। इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, है ना, अनुच्छेद 20 होगा, अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 18 होगा या अनुच्छेद 17 होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 17, है ना। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। चलिए इसी में अनुच्छेद 17 में के द्वारा ही अस्पृश्यता का अंत किया गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। कहता है किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन अर्थात विधान परिषद जो है नहीं है। तो हम लोग विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद कितने राज्यों में है ना, तो विधान परिषद जो है दोस्तों 6 राज्यों में स्थित है। कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद 6 राज्यों में है। क्या आप बता सकते हैं कि वो 6 राज्य कौन कौन है, तो ध्यान दें, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो बताइए किन राज्यों में विधान परिषद नहीं होगा, तो इन 6 राज्यों को छोड़कर आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। तो ये दोस्तों ये प्रश्न जो है याद रखेंगे और 6 राज्यों के नाम याद रखेंगे। इससे अक्सर जो है एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र योजना शुरू की गई है। तो सुरक्षा मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूक्रेन की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है। ऑप्शन है ए मोल्डोवा, बी हंगरी, सी स्लोवाकिया और डी इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। थोड़ा इसका राजधानी देख ले तो क्या आप बता सकते हैं यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें दोस्तों तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, कीव है। इसकी मुद्रा क्या है, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, टिवनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो टिवनिया है, टिवनिया है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, टिवनिया है। चलिए यूक्रेन की संसद का नाम क्या है, बेखे बिना राडा ऑफ यूक्रेन, है ना। यूक्रेन की सीमा जो है किन किन राज्यों से लगता है, यूक्रेन की सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा से लगती है ना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो दोस्तों है ना करा अगला प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन असत्य है। हमें क्या पहचानना है, असत्य को पहचानना है। ऑप्शन ए में दिया गया हेलिना, बी में बराकाट, सी पिनाक और डी चिनुक, है ना। हमें पहचानना क्या है, तो असत्य पहचानना है कि कौन असत्य है। तो दोस्तों दिया गया है हेलिना, ए में हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यही दोस्तों असत्य है ना। हेलिना क्या है, भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, तो ये हो गया क्या, ये गलत हो गया। दूसरा है दोस्तों बराकाट, ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाक एक रॉकेट है, चिनूक हेलीकॉप्टर है। अन्य तीनों कथन जो है क्या है, सही है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए
क्योंकि हमें सुनना था गलत कथन, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या था, तो गोपाल हरि देशमुख के उपनाम की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार लोकनायक है दोस्तों, तो लोकनायक के नाम से किन्हें जाता है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसी प्रकार लोकमान्य की बात करें तो लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। उसी प्रकार देश नायक की बात करें तो देश नायक के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को, इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किया, है ना। कह रहा है कि पुस्तक जो है, पुस्तक कौन सा पुस्तक साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार का विमोचन 29 अगस्त 2022 को किया गया है। इसका लेखक कौन है, किसने किया है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था ऑप्शन बी, अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव की बात करें तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक सुधार से, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों कि INS विक्रांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। INS विक्रांत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक। दूसरा है 2 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोच्चि में इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अब प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन एक होगा, यानी कि केवल एक सही है ना। तो चलिए INS विक्रांत के बारे में देखते हैं। 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया गया था, है ना। 2 सितंबर 2022 को क्या किया गया था, INS विक्रांत राष्ट्र को समर्पित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो सही नहीं है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे दोस्तों, एशिया कप 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, कह रहा है कि एशिया कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE में किया गया। दूसरा है एशिया कप का खिताब श्रीलंका ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता है। तीसरा है श्रीलंका ने 5वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। और बताना है कि कौन सही है ना। एक है, दो है, एक एवं दो दोनों है, या उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन क्या है, सी, है ना। सी जो है सही जवाब है। चलिए इसके अब एशिया कप 2022 के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर ले दोस्तों। एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ था 27 अगस्त 2022 से 11 सितंबर 2022 तक। ये 15वां संस्करण है। इसका मेजबान देश था संयुक्त अरब अमीरात था। फॉर्मेट T20 था। प्रतिभागी टीम इसमें 6 टीम ने भाग लिया था और कुल 13 मैच खेले गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था, है ना। तो ऑप्शन आपका दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, जरासंध, उदयभद्र। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात अजातशत्रु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या गया, सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। कारण दिया गया है सॉफ्टवेयर देश की महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है और भारत का हार्डवेयर में बहुत सशक्त आधार है। अब कोड दिया गया है ना, 4 कोड है और इसमें से बताना है हमें कि कौन सही है ना। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित है। इसका जो सही जवाब होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44, अर्थात बी इज द राइट आंसर। अब अनुच्छेद 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार अनुच्छेद 46 की बात करें
तो 46 में क्या कहता है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे वो थे बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह, इसलिए इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किसने किया था दोस्तों? तो वो किए थे आपका प्रवरसेन प्रथम। किसने किया था दोस्तों? तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किए थे। उसी प्रकार शुंग वंश के जो शासक थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 गो। प्रवरसेन कितने करवाए थे? 4 गो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है वो है दोस्तों आपका चिल्का झील, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? ऑप्शन ए, कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है कांगो। कांगो को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ए क्या है? सही जवाब है। दूसरा है बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी सही है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सा है? लिम्पोपो है। तीसरा है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी क्या है? आपका सही है। अब है चौथा नील नदी। नील नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सही नहीं है, ये दोस्तों ये सही नहीं है। नील नदी का उद्गम जो की बात करें, अगर नील नदी के उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होती है और यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को पार करती है। इस तरह नील नदी भूमध्य रेखा एवं कर्क रेखा दोनों से संबंधित है ना। तो चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हमें असत्य कथन चुनना था इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माउंट केलीमुटु किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? माउंट केलीमुटु किस देश का प्रमुख ज्वालामुखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया, है ना। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है? तो फ्यूजी प्लेट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए आप लोग कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की बात करें, है ना, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 62 ईस्वी तक, 1856 से 62 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मेडुला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कार्ड से, बैगम तंत्रिका से। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मेडुला से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सोमरफील्ड। क्या हो जाएगा? सोमरफील्ड हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोमरफील्ड, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से खाली स्थान होता है। तो क्या होगा इसका? इसका जो सही जवाब होगा गेहूं में ब्लैक रस्ट, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? माने सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थात जिंक। इन चारों में से जिंक जो है सबसे कम क्रियाशील है। अगर आप इसकी क्रियाशीलता याद करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम से कम सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और जिंक है। याद कर सकते हैं इस प्रकार से। पहले क्या है? पोटेशियम, उसके बाद क्या है? सोडियम, उसके बाद क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद बात करें दोस्तों
तो मैग्नीशियम, उसके बाद बात करें तो क्या होगा एल्यूमिनियम, और उसके बाद बात करेंगे तो जिंक, जस्ता हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु से बड़ा और वस्तु से छोटा, तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो इससे आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है? आभासी और छोटा, आभासी और छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कथन दिया गया है और एक कथन ए है, एक कथन बी है। चलिए दोनों कथन को हम बार बार पढ़ते हैं। कहता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान होती हुई एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कथन बी है डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व बीज के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। अब कह रहा है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें बताना है कि कौन सही है, ए सही है, बी सही है या ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कथन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी पिंड का भार खाली स्थान है और 4 ऑप्शन दिया गया है और हमें बताना है कौन सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला याद रखें आप लोग। तो इसका फार्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? बल बटा लंबाई। अब बल का मतलब क्या हो गया? फोर्स, है ना। बल का मतलब क्या हो गया? फोर्स हो गया। यानी कि फोर्स की अगर विमीय सूत्र की बात करें तो MLT इनवर्स 2 होता है बटा लेंथ, लेंथ का हो गया L। अब L का मतलब क्या है? 1। जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र जो होगा MLT इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MT इनवर्स 2 हो जाएगा, MT इनवर्स 2 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा एनोडीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? एनोडीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि ये क्रमशः FU, FG एवं FR है तो निम्न में कौन सही है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? FV लेस देन FR, FV लेस देन FR। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? क्लोरीन अणु में कौन सा बंधन उपस्थित रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सहसंयोजी बंधन उपस्थित रहता है। कौन सा बंधन उपस्थित रहता है? सहसंयोजी बंधन उपस्थित रहता है, एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित रहता है ना। चलिए कहाँ गया? ये हो गया आपका बी नंबर। अब कहता है सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोजाइलम। इसलिए इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका जो है सबसे बड़ी होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है ना, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया या फ्रक्टोज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक पर ऑक्साइड है? तो पर ऑक्साइड यौगिक क्या है? तो वो है दोस्तों बेरियम ऑक्साइड BaO2, है ना। इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक विशेष लौह तार का वैद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दे तो क्या होगा?
है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए कहता है प्रतिरोध का मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परमाणुओं की बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार क्या होगा, तो परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको। तो परमाणुओं के बोर मॉडल के अनुसार जो है कल्पना की जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 का सरल गुणांक होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात भूरा रंग। क्या हो जाएगा, भूरा। नेक्स्ट है एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल आपतन कोण पर, बी है ग्लास की पट्टी की मोटाई पर, है ना, और देखते हैं सी में क्या दिया गया है, सी है आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर, डी है क्रांतिक कोण पर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है केला का पीएच मान क्या होता है। तो केला का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 5.2, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग केला का क्या बोलते हैं वनस्पतिक नाम क्या होता है बता सकते हैं। केला का जो वनस्पतिक नाम होता है दोस्तों वो है मूसा पैराडेसिका। क्या है, मूसा पैराडेसिका, मूसा पैराडेसिका ये केला का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोस है, लैक्टोस है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, वो हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुक्रोज, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाले अंग है। तो वायु प्रदूषण से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा, इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ये सही नहीं है ना। हैजा जो है किससे होता है दोस्तों, तो वो है विब्रियो कोलेरी से। किसके द्वारा होता है, विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव भी वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित क्यू कूलम आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात क्यू गुना भी जूल। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।